सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉक 6 के बारे में, जिससे हम इसेंशियल ड्रग जो हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है ना उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन फॉलोइंग विच इज ए किल्ड वैक्सीन। नीचे दिए गए वैक्सीन में से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो किल्ड है? ओपीवी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एंड रूबेला वैक्सीन। तो जो हमारा ओपीवी वैक्सीन होता है इसको हम सैबिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। बीसीजी भी हमारा एक तरीके का लाइव वैक्सीन है और रूबेला वैक्सीन भी लाइव वैक्सीन है। और रेबीज जो होता है हमारा वो किल्ड वैक्सीन होता है, जिस हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। नीचे दिए गए वैक्सीन में से कौन सा लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन नहीं है? तो जो हमारा मिजल्स वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, ठीक है। पीसीजी हमारा लाइव वैक्सीन है। एंड इन्फ्लुएंजा जो होता है वो दो तरीके की होता है, एक तो जिसे इंटरनेजल देते हैं, ठीक है, एंड जो दूसरा देते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सा नहीं है। तो हमारा मिजल्स भी लाइव है, बीसीजी भी लाइव है और इन्फ्लुएंजा भी लाइव वैक्सीन और किल्ड दोनों ही है। तो यहाँ पे जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो किल्ड वैक्सीन है। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हेपेटाइटिस बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए किल्ड वैक्सीन। नीचे दिए गए वैक्सीन में से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो किल्ड नहीं है? पर्ट्यूसिस, कॉलेरा, एमएमआर एंड साल्क। जो पर्ट्यूसिस होता है वो हमारा किल्ड वैक्सीन है। कॉलेरा जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, कॉलेरा लाइव भी होता है और कॉलेरा किल्ड भी होता है। और एमएमआर जो होता है, मिजल्स मम्स रूबेला, ये हमारा लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन नहीं है। और जो साल्क होता है जो कि आईपीवी जिसे हम बोलते हैं, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, ये भी एक तरीका किल्ड वैक्सीन ही है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, एमएमआर इज ए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा कर दिया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो मिजल्स मम्स रूबेला जाएगा, क्योंकि जो कॉलेरा होता है वो दो फॉर्म में होता है, लाइव भी आता है और किल्ड भी आता है। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है एमएमआर, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1974, 1978, 1985, 1990। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 1985। 1985 में हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। जबकि एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये 1978 में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेंटा लाइव वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो पेंटा वैक्सीन होती है ना, पेंटावैलेंट, उसमें से कौन कौन से वैक्सीन आते हैं और किसके अगेंस्ट, किस बीमारी के अगेंस्ट वो काम करते हैं उसके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। बी ऑप्शन में है पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। सी में है मिजल्स मम्स रूबेला टीबी पोलियो। एंड डी है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मिजल्स एंड पोलियो। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। इसे हम पेंटावैलेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओमियाप्रोजोल इज अ ड्रग ऑफ एंटी एसिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एस2 ब्लॉकर, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ड्रग चॉइस ऑफ द जोलिंगन इलीसन सिंड्रोम। जोलिंगन इलीसन सिंड्रोम में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? ओमेप्रोजोल, रेनिटिडिन, पेंटाप्रोजोल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ओमियोप्रोजोल। जोलिंगर इलीसन सिंड्रोम का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो है ओमियोप्रोजोल इज़ अ करेक्ट आंसर।
ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग गिवन फॉर द बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। बीटा ब्लॉकर की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम कौन सा ड्रग देंगे? ग्लूका ग्लूकाकेन देंगे, या प्राइमाजोसिन देंगे, या लैग्नोकेन देंगे, या मैग्नीशियम सल्फेट देंगे? तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वह है ग्लूकागॉन इज ए करेक्ट आंसर। तो हमारे ए ऑप्शन जो है वहाँ पे करेक्ट है। एंड इसके अलावा अगर हम लिग्नोकैन के बारे में बात करें तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, और ये जो ड्रग होता है इसको हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट को हम प्री एक्लेम्सिया में यूज करते हैं। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस टाइम पे हम कैल्शियम ग्लूकानेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि रैनिटिडिन इज़ अ एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर, या एंटी एसिड, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या एंटी कोगुलेंट ड्रग? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर। रैनिटिडिन जो होती है हमारी एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ड्रग विच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देता है? एसाइक्लोवीर, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड जूडोवोडिन? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, जूडो एरिथ्रोमाइसिन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वर्म इन्फेस्टेशन? तो जो हमारे यहाँ करेक्ट पहला ऑप्शन है वो है मेट्रोनिडाजोल, ओफ्लॉक्सासिन, मेवेंडाजोल एंड फ्लूकानोजोल। तो जो फ्लूकानोजोल होता है वो एंटी फंगल होता है, ठीक है। और जो एमिबेडाजोल होता है वो एल्बेंडाजोल और एमिबेडाजोल एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा एल्बेंडाजोल होता तो हमारा करेक्ट आंसर चाहता, तो यहाँ पे एल्बेंडाजोल नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मेविडाजोल इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ सिप्रोफ्लैक्सासिन हैव अ बैक्टीरियल एक्शन act by inhibiting DNA gyrase, प्रोटीन synthesis, RNA synthesis, सेल वॉल synthesis? तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा DNA गायरेज इज अ करेक्ट आंसर। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो इसके अंडर में हमारा आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम RNA सिंथेसिस की बात करें तो इसमें आता है हमारा रिम्फाम्पसिन। एंड अगर क्वेश्चन है, द ड्रग विच इनहिबिट द बैक्टीरियल DNA गायरेज एंड किल द बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया के गायरेज को इनहिबिट कर देते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं वो कौन से ड्रग होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन, जिसमें हम कॉलेरा में इसको ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। कॉलेरा की कंडीशन में इसे हम डॉक्सीसाइक्लिन को ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। ओफ्लॉक्सासिन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें एरिथ्रोमाइसिन, तो एरिथ्रोमाइसिन जो होता है हमारा एक तरीके का प्रोटीन सिंथेसिस इमिटेटर है। प्रोटीन सिंथेसिस इमिटेटर के अंडर में एरिथ्रोमाइसिन भी आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ड्रग विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस एक्सेप्ट? सेल वॉल के सिंथेसिस को सब इनहिबिट कर देते हैं को छोड़ करके, पेनिसिलिन, नोरोफ्लैक्सासिन एंड सिफेलोस्पोरिन एंड साइक्लोसोरिन? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा नोरोफ्लैक्सासिन इज अ करेक्ट आंसर। नोरोफ्लैक्सासिन को हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं यूटीआई की कंडीशन में, ठीक है। यूटीआई की कंडीशन में हम नोरोफ्लैक्सासिन को ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो ड्रग यूज रिलीव द पेन? किस ड्रग को हम पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक, जो कि फीवर को इनहिबिट करने के लिए करते हैं, रिलीव करने के लिए। एनाल्जेसिक का यूज हम करते हैं पेन के लिए। एंटीबायोटिक करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंड जबकि एंटी प्रोबियोटिक्स जो होता है अगर किसी तरीके की ईचिंग वगैरह है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे बेसिकली पूछ रखा है पेन को रिलीव करने के लिए किस ड्रग का यूज करते हैं, तो एनाल्जेसिक हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूस द फीवर? तो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि एनाल्जेसिक को हम पेन को रिलीव करने के लिए करते हैं।
एंटी इन्फ्लामेटरी को इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक को फीवर के लिए करते हैं, करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच एनाल्जेसिक इज यूज इन ओल्ड एज। नीचे दिए गए एनाल्जेसिक में से हम कौन सा ऐसा एनाल्जेसिक है जो ओल्ड एज के लिए यूज करते हैं, ओल्ड एज को दे सकते हैं, ओल्ड एज के लिए सेफर रहेगा? एस्पिरिन, इबुप्रोफिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड मॉर्फिन। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डाइक्लोफेनेक इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, एस्पिरिन को, इबुप्रोफिन को एंड इसके अलावा मॉर्फिन को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक और गिबेन। एनाल्जेसिक को हम देते हैं क्यों? पेन को कम करने के लिए, या रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, या फीवर स्लीप इंड्यूस करने के लिए, या फिर डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली अगर हम किसी को एनाल्जेसिक देते हैं तो उसके पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पैरासीटामोल मेडिसिन या ड्रग क्यों देते हैं? तो पैरासीटामॉल जो है वो एक तरीके की एंटीबायोटिक है, फीवर को कम करने के लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक को। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो है करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग आर यूज टू रिलीव द स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल? डाइक्लोफेनेक, मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन एंड एस्पिरिन। इसके अलावा अगर हम मेटाक्लोप्रोमाइड की बात करें तो ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, और एमसीपी को हम इंट्रैक्टेबल अगर हिकअप आता है तो उस टाइम पे इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। एंड इसके अलावा ये मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंड्यूस करता है प्रोलैक्टिन दैट इंक्रीज द मिल्क सिक्रीशन। एंड इसके अलावा अगर हम डेम्पोरिडॉन की बात करें तो ये वॉमिटिंग को रोकने के लिए हेल्प करता है। एंड एस्पिरिन जो होता है अगर इसको हम लो डोज में देते हैं तो ये एंटी प्लेटलेट का काम करता है। ठीक है, एंड अगर इसको हाई डोज में देते हैं तो ये एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डाइक्लोफेनेक इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर का, द डायरोटिक ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेड अर्ली मॉर्निंग। जो डायरोटिक ड्रग है बेसिकली इसको हम अर्ली मॉर्निंग में ही क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट नोजिया, टू अवॉइड वॉमिटिंग, टू अवॉइड कन्वल्जन, या टू अवॉइड नेक्चूरिया। तो जो हमारा डायरोटिक ड्रग होता है यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। तो अगर हम किसी पेशेंट को डायरोटिक ड्रग अगर नाइट में देते हैं तो उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो बार बार वॉर्डिंग करने के लिए यूरिन को पास आउट करने के लिए बार बार जाएगा, या फिर वो बेड वेटिंग के चांसेस भी रहेंगे। तो बेसिकली हम डायरोटिक ड्रग को मॉर्निंग में इसलिए देते हैं ताकि जो भी अप टू अवॉइड द नेक्चूरिया, बेड वेटिंग के जो चांसेस हैं नाइट में वो कम हो जाए, इसलिए हम इसे मॉर्निंग में देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द साइड इफेक्ट ऑफ डायरोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। डायरोटिक एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिक्रीज द आउटपुट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी हम डायरोटिक को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूसामाइड को यूज करते हैं। एंड पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाएगा, तो जी हाँ यहाँ पे पोस्टरल हाइपोटेंशन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सी में कह रहा है कि डिक्रीज आउटपुट, नहीं, ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, कम नहीं करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेकेंड यूनिट से इसेंशियल ड्रग्स जो आएंगे उसमें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट द प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी को रोकने के लिए कौन सा ड्रग हम देते हैं, कौन सा ड्रग यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं, या टोकोलाइटिक एजेंट देते हैं, या एंटीस्पाज्मोटिक देंगे, या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देंगे? तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टोकोलाइटिक मेडिसिन। टोकोलाइटिक मेडिसिन को हम प्रीमेच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए देते हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो टर्बुटालाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन है जो कि नेसेसरी होता है? विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A एंड विटामिन D। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है
वो है विटामिन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेली इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को डेली कितना इंटेक करना चाहिए? 200 mg, 300 mg, 400 mg एंड 350 mg। तो जो हमारा यहाँ पे mg नहीं रहेगा, माइक्रोग्राम रहता है, तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा 400 माइक्रोग्राम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच फ्लूइड यूज टू इरिगेट उंड। उंड को इरिगेट करने के लिए कौन से हम फ्लूइड का यूज करते हैं? क्या RL का करते हैं, NS का करते हैं, D5 का करते हैं, या DNS का करते हैं? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है NS का बेसिकली हम यूज करते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 2 to 4 आवर, 6 to 8 आवर, 3 to 5 आवर, या 3 to 6 आवर? तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डी, 3 to 6 आवर। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ द अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर मेटफॉर्मिन, मिगलिटोल, या प्रोस्टेरॉन एंड बोथ बी एंड सी। तो जो हमारा यहाँ अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है वो बेसिकली क्या करता है? इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ही मेंटेन करके रखता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा मिगलिटॉल इज़ ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम सप्लीमेंट यूजली कंटेन कैल्शियम इन विच फॉर्म? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम लैक्टेट एंड बोथ बी एंड सी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो बोथ बी एंड सी, कैल्शियम सिट्रेट एंड कैल्शियम लैक्टेट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज यूज टू डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द हेड एंड द स्पाइनल इंजरी? स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोटिक परगेटिव इज कस्टर्ड ऑयल, लैक्टुलोज एंड मैग्नीशियम सॉल्ट एंड बोथ बी एंड सी। लैक्टुलोज एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टीस्पून मेडिसिन इज इक्वल टू, 1 टीस्पून में कितने के बराबर होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 5 ml के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है 5 ml। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड बॉर्न बैरियर क्रॉस्ड बाय। जो ब्लड बॉर्न बैरियर है वो क्रॉस करता है डोपामाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रोपेनोलॉल एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रोपेनोलॉल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा ड्रग है सेफली जिसे हम दे सकते हैं? एंटीफोलेट, क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन एंड प्राइमाक्यूनिन। तो जो प्राइमाक्यूनिन होती है ना वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा क्लोरोक्विनिन इज अ करेक्ट आंसर, जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग विच इज अ साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। नीचे दिए गए में से साइड इफेक्ट में से कौन सा स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट है? एट्स क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है, या डैमेज द ग्रोइंग कार्टिलेज, या बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है, या डायरिया कॉज करता है? तो हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ना वो क्या एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है, जो कि हमारे वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो होती है वो 8th नंबर की होती है, इसे ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। ठीक है, और इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं क्योंकि इसलिए ही क्योंकि एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, स्यूडोफेड्रिन इज़ अ ड्रग। स्यूडोफेड्रिन किस तरीके का ड्रग है? एंटीमैनिक ड्रग है, डीकंजेस्टेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीमैनिक ड्रग है?
तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी कंजेस्टेंस। अगर साइनस कंजेशन हो रखा है तो उस टाइम पे बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें एंटी मैनिक ड्रग की, तो जो हमारा लिथियम होता है ना, लिथियम वो एंटी मैनिक ड्रग है। एंड इसके अलावा अगर एंटी कोगुलेंट ड्रग की बात करें तो जो हमारा हीपेरिन होता है, हीपेरिन एंड वारफरिन जो होता है हमारा एंटी कोगुलेंट ड्रग है। एंड एंटी इमेटिक ड्रग की बात करें तो हमारा इमसेट एंड और इसके अलावा ऑनडिम जो होता है हमारा एंटीमेटिक ड्रग होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मॉर्फिन को किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं? एंजाइना में, ब्रेकियल अस्थमा में, या पैनक्रियाटाइटिस में, या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ब्रेकियल अस्थमा में हम मॉर्फिन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है और पेशेंट को ऑलरेडी अस्थमा की कंडीशन है, तो मॉर्फिन को नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। अगर एंजाइना है तो उस टाइम पे जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है वो एनटीजी को माना जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम सबलिंगुअली देते हैं। ठीक है, और इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हेडेक। ठीक, नेक्स्ट अगर हम अगर एंजाइना मायोकार्डियल फ्रैक्शन की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है तो उस टाइम पे जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो जाएगा ब्रेकियल अस्थमा इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनाल्जेसिक और गिवन टू रिलीव द पेन, गिवन द रेस्ट, इंड्यूस फीवर, इंड्यूस स्लीप एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एनाल्जेसिक को हम पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। बेसिकली हमने ऑलरेडी बात कर चुका है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन इज नॉट ए गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज। डिजॉक्सिन को कम नहीं देते हैं जब हार्ट रेट कितने से कम हो जाए, तो बिलो द 60, बिलो द 70, या बिलो द 80, या बिलो द 100। जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बिलो द 60। डिजॉक्सिन को अगर हम कभी भी नहीं देते हैं अगर लेस देन 60 हमारा हार्ट रेट हो जाए तो। डिजॉक्सिन जो होता है एक तरीके का हमारा पॉजिटिव एनोट्रोपिक होता है, एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिजॉक्सिन को हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस भी मानते हैं। एंड इसके अलावा जो डिजॉक्सिन होता है अगर इसके अर्लीस्ट साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एनोरेक्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग कराता है। एंड इसके अलावा अगर इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट की बात करें ना तो ये ब्रेडिकार्डिया कराता है। लेस देन 60 अगर हो जाता है हार्ट रेट तो हम उसे डिजॉक्सिन को नहीं देते हैं। ठीक, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट की तो गायनेकोमास्टिया कराता है। और जो डिजॉक्सिन होता है वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देता है, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजॉक्सिन की अगर थेराप्यूटिक लेवल की बात करें तो 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 2 नैनोग्राम पर ml जो होता है ना इसका थेराप्यूटिक रेंज होता है। अगर मोर देन 5 नैनोग्राम पर ml से जाता है तो सीवियर टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। एंड इसकी अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि इसका जो होता है थेराप्यूटिक जो इंडेक्स होता है बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, इसलिए डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीडोट्स ऑफ डिजॉक्सिन के एंटीडोट्स के बारे में तो जो डिजॉक्सिन की एंटीडोट्स होती है उसे हम डीजी बैंड के नाम से भी जानते हैं, डीजी बैंड के नाम से जानते हैं। एंड इसे डीजी टैब के भी नाम से जानते हैं, डीजी टैब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट गिवन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिम्फाम्पिसिन, पेनिसिलिन एंड इथामोटोल। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रिम्फाम्पिसिन के साथ हम ओसीपी को नहीं देते हैं, क्योंकि ओसीपी के कंसंट्रेशन को कम कर देगा जिससे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई मदर रिम्फाम्पिसिन ले रही है तो उसको ओसीपी नहीं देते हैं, अवॉइड कराते हैं। अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो।